बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैर से गुजरी हो। नाज़रीन, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आज जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत को मुकम्मल कर लिया गया है और वज़ीर आज़म का फैसला भी हो चुका है जनाब। जबकि जो नाम सामने आया है वो है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, जिनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ और इसमें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत भी की गई है। और आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ख़ुद भी दिलचस्पी का इजहार किया था जिस वक्त वो इलेक्शन के लिए कैंपेन चला रहे थे, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि वो असम्बली का हिस्सा भी नहीं है। बहरहाल नई हुकूमत के क़याम के हवाले से अहम फैसले अब हो चुके हैं और हम ये दुआ करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि नया आने वाला वज़ीर आज़म, नई बनने वाली हुकूमत जो तमाम महरूमियाँ हैं, जो तमाम शिकायत हैं, जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं कश्मीर के अवाम के, क्योंकि तवील अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हालात कशीदगी का शिकार हुए और ये जब कश्मीर में ख़ास तौर पे हालात ख़राब होते हैं नाज़रीन, तो फिर दुश्मन जो गिद्ध की तरह ताक लगाए बैठा होता है कि किसी तरीके से वो इन हालात का फ़ायदा उठाए, इस तक़रीबकारी का फ़ायदा उठाए। वो ना सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुँचाने में बल्कि लोगों के जहन साजी के अंदर भी किरदार अदा करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी जो मसाइल हैं या अवाम की तकलीफ़ हैं उनका अजाला नई बनने वाली हुकूमत कर पाएगी। इस पर गाय बगाए आपको आगाह भी करते रहेंगे कि टास्क थे, जो उनका मैंडेट था, या उनकी जो कारकर्दगी है उस पर क्या कुछ हुआ। अभी आते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ और पहले ही दिलखराश स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आज मुल्तान में एक और अंधुनाक वाक़या, नाराज़ होकर बीवी का मैके आना जुर्म बन गया है और मुल्तान में मैके में आई नाराज़ बीवी को शौहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। क्या मुहरक़ात थे, ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर बात करेंगे अमरीका ईरान जंग की, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये वजाहत की गई है तर्जुमान वाइट हाउस की तरफ से। तो फिर हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से मुतहरिक है। पाकिस्तान की तरफ से बयान भी सामने आया है कि फ़ील्ड मार्शल का जो दौरा है वो ईरान, ट्रंप या अमरीकी एलची की हैसियत से नहीं था। जो दौरा ईरान था वो ट्रंप के एलची के तौर पे वो कतन नहीं गए थे, बल्कि पाकिस्तान अपने ईरान के मामलात और ख़ित्ते की और दुनिया की बेहतरी के लिए, अमन के लिए पाकिस्तान काविशों में मसरूफ़ अमल है और उसी सिलसिले में ये दौरा भी किया गया था। आगे बढ़ेंगे आज ही के प्रोग्राम में, फिर बात करेंगे सानिया पिम्स की, जिसमें कायम कमेटी अस्पताल इंतज़ामिया के जवाबात पर गैर मुतमईन दिखाई देती है। अब देखते हैं कि ज़िम्मेदारों का तयन होता है या नहीं, क्योंकि अब चंद ही लम्हात बाकी रह चुके हैं उसकी फाइंडिंग्स आने में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है और हम तवक्को भी क्या कर सकते हैं, जिस तरह की मुजरिमाना गफलत वहाँ पे बरती गई, जिसका इर्तिकाब हुआ, उसके बाद हमें शायद ये तवक्को ही नहीं करनी चाहिए कि हमारे जो ओहदेदारान हैं वो महज़ब मुआशरों की रविश पर कार फरमा दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करेंगे आगे बढ़कर, मिसबा अरशद मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 मुंतखब हुई हैं। आलमी मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी उनकी तरफ से की जाएगी और कितनी उनकी तैयारी मजबूत है और किन किन ममालिक की हसीनाएँ इसमें शरीक होंगी, ये उन्हीं से जानेंगे। और आखिर में बात करेंगे कुछ क्रिकेट की। विमेन एशिया कप का आगाज़ आज से हो रहा है और विमेंस एशिया कप ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई है। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 5 सितंबर को मदे मुकाबल होंगे। तो ये तमाम खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं मुल्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का। एक और हवा की बेटी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई है। मुल्तान में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने मैके आई नाराज़ बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है और मुलज़िम ने जाते हुए सास को भी गोली मारी। किस तरह से वाक़या पेश आया, इस पर CPO मुल्तान सादिक अली डोगर साहब भी होंगे, लेकिन उससे पहले ब्यूरो चीफ मुल्तान जमशेद रिजवानी साहब को हम लेते हैं। जमशेद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से रिपोर्ट हुआ, फिर पुलिस की कारकर्दगी और अभी तक जो मरकज़ी मुलज़िम है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से भी हम जानते हैं। मैं खैर इस हवाले से सादिक अली डोगर साहब आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन आपको इस वाक़े की तफसील जो बताई जा सकती है वो ये है कि एक शख्स है नईम, जो विहाड़ी चौक पे ग्रिड स्टेशन वाली एक गली है, उसमें अपने ससुराल आया और उसने अपनी बीवी को मनाने की कोशिश की और इस मनाने के दौरान तल कलामी होती रही। इस दौरान में उसने पिस्तौल निकाला। वो गली में जिस तरह घर हैं, कम से कम 25 से 30 घर हैं उस गली में, और उसमें वो एक दरवाजे से आता रहा और गया है, फिर निकला है, फिर दोबारा गया है, खवातीन बाहर आई हैं, फिर अंदर गई हैं। तो ये चपकलश, तल कलामी, गालम गलोच और ऊंची आवाज कई मिनट तक आती रही है
और ये ड्रामा होता रहा है, मोहल्लेदार भी बाहर निकले हैं। लेकिन उस शख्स ने घर में अपनी बीवी पे पहला जो फायर किया नईम ने, तो वो उसके बाद वो बाहर आया जब उसकी सास बाहर निकली और वो बयान करने लगी और लोगों को बताने लगी कि अंदर ये उसकी बेटी के साथ जी, तो हुआ जाते है। हुए उसने अपनी सास को भी निशाना बनाया है। मैं मजीद भी आपसे इस बारे में जमशेद साहब बात करता हूँ। सादिक अली डोगर साहब, आपके पास इस हवाले से यकीनी तौर पे जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं कि किस चीज़ पर इनकी आपस में रंजिश चल रही थी, और जिस तरह से इब्तदाई तौर पे हमें ये बताया जा रहा है कि वो मनाने के लिए आया था लेकिन ना चलने पर बीवी को उसने कत्ल कर दिया। तो अगर कोई शख्स मनाने के लिए आता है तो वो हाथ में पिस्टल लेकर तो नहीं आता है, तो ये तो लगता है कि जानबूझ की प्लानिंग के तहत वो इसी नीयत से आया था। आपके पास क्या इतलात है? बहुत शुक्रिया आपने। बेसिकली इस मुल्ज़म की ज़हनी कैफियत बेहतर नहीं थी। इसका वालिद रावलपिंडी में रहता है, उसके साथ भी इसकी नाराज़गी चल रही थी। ये घर दामाद था। अक्सर इनकी लड़ाई होती रहती थी, जो मोहल्लेदारों ने तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं। ये 1 साल से इनकी नाराज़गी कुछ इस तरह से थी, इसने घर आना जाना बंद किया हुआ था। कल ये अपने बच्चे को लेने के लिए आया तो इन्होंने इनकार किया ससुरालियों ने, तो उस पर वो हाइपर हो गया, लड़ाई झगड़ा होगा। और बाद में जैसे जमशेद रिजवानी साहब ने आपसे तफसीलात बयान की हैं, इसी तरह है। ये अकेला ही मुल्ज़म है और इसको ट्रैक डाउन कर रही है टीम्स रात से। इंशाल्लाह ये ट्रैक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका घर नहीं है, दोस्तों के पास या एसोसिएट्स के पास ये रहता है, तो इसलिए मुश्किलात इसकी डॉक्टर साहब, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और इसके तमाम जो मुस्तकिल या आर्जी पते हैं जहाँ पे इसकी रिहाइश थी, उन सब पे आपकी टीम्स पहुंची? क्या मालूमात हासिल हुई वहाँ से? हमें तो 5-7 जगहों पे इसकी रात इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे हो सकता है, उन्होंने रेड्स किया, वहाँ पे ये नहीं मिल सका। लेकिन पूरा उम्मीद हूँ चंद एक शायद एविडेंस हैं जिसकी बुनियाद पे हम बहुत जल्द इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में एक FIR है मंशियात की इसके खिलाफ, मंशियात का आदी था, उस हद तक इसका रिकॉर्ड है। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और किसी ने कत्ल में जिस वक्त ये आया है, इसने धावा बोला अपने एहलिया के घर पे, कोई इसका मोमिन कोई साथी भी था या अकेले इसने तमाम कार्रवाई की? अकेले ने सारी कार्रवाई की है और वीडियो में बड़ा क्लियर नजर आता कि अकेला ही आया था। अच्छा, कुछ मालूम हो सका जो वेपन इसने इस्तेमाल किया है वो किसका था? क्या वो लाइसेंस था या नाजायज असला था? उसके बारे में कोई मालूमात? क्योंकि मुल्ज़म जाते हुए असला साथ ही लेके गया है, तो इसके नाम पे कोई लाइसेंस इशू नहीं है आम लाइसेंस का रिकॉर्ड के मुताबिक। तो अगर आम लाइसेंस इशू नहीं हुआ तो असला जारी तौर पर गैर लाइसेंसी ही था। ठीक है, तो अभी आप इसकी तलाश कहाँ पर, सिर्फ पंजाब की हुदूद में कर रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया कि ये पिंडी का रिहायशी है और हमने तो ये भी सुना है आप ही की तवज्जो से कि इसके वालिद ने इसको आग भी कर रखा है, तो इसको फिर किस तरह से तलाश किया जाएगा और कहाँ कहाँ तलाश जारी है? बेसिकली ये क्रिमिनल इस तरह का नहीं है कि बहुत देर तक ये रूपोश रह सकेगा, क्योंकि इसके लिवलीहुड के इतने जराए नहीं हैं। अल्टीमेटली ये सरेंडर करेगा, पकड़ा जाएगा। जैसे मैंने आपसे शेयर की, बहुत सारे एविडेंस हैं हमारे पास। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम अगले 24 आवर्स में इसको गिरफ्तार कर सकेंगे। अच्छा, मुमई तौर पे हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ मुल्ज़िमान या मुजरिम जो कि कत्ल या इस तरह के वाक़यात में मुलविस हों, CCD के ज़रिए पुलिस मुकाबलों में उन्हें मरवा दिया जाता है। तो क्या कानून क्या कहता है इस तरह के केस में जिसमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, यानी शाहिदीन भी वहाँ पर थे, सबके सामने हुआ, CCTV फुटेजेस भी हैं, तो इसको किस तरह से टेस्ट केस बनाया जाएगा कानून के मुताबिक? इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ऑकुलर एविडेंस मौजूद है, वीडियो सर्वेलेंस की एविडेंस मौजूद है। पिस्टल बरामद होगा, उसको भी हम फोरेंसिक साइंस के जरिए से कनेक्ट करेंगे क्राइम के साथ। इंशाल्लाह अदालत के जरिए से इसको कैफे किरदार तक ये पहुंचेगा। और इसकी कोई जो ECL में नाम डलवाना या मुल्क से फरार होने की कोशिश ना करे किसी भी जराए से, उसके लिए भी इकदाम कर दिए गए हैं? यस, रात ही हमने तमाम एयरपोर्ट्स पे नोट करा दिया है, क्योंकि बड़ा हीनस क्राइम है, सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो वायरल है। तो तमाम एजेंसीज जो हैं इसके हमारे साथ तावन कर रही हैं, FIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसी तरह जो हमारा सेफ सिटी का सिस्टम है
उसमें भी इसकी जो तस्वीर है वो डलवा दी गई है। वो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत डिटेक्ट करते हैं फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरे। अगर किसी जगह ये सेफ सिटी के कैमरे के सामने आएगा तब भी ये पकड़ा जाएगा। ठीक है। आप गुज़श्ता रोज़ में आपकी गुफ्तगू सुन रहा था एक चैनल पे, आपने कहा कि ओवरनाइट इसकी गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सका। अब तो काफ़ी घंटे गुजर चुके। कोई टाइम फ्रेम, कोई वक्त दिया जा सकता है कब तक तवक्को की जाए इसकी गिरफ्तारी की? देखिए, मैंने रात भी बात की थी कि एक्सपेक्टेशन है, और रात जिन जगहों पे की हमें मुखबरी थी कि यहाँ पे हो सकता है, हमने रेज किए हैं, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दस्तियाब नहीं हो सका है। एक क्रिमिनल है, हाइड एंड सीक पुलिस के साथ जारी है। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे बड़ी जल्दी इसको पकड़ने के लिए। और इसके अहले खाना में ये नहीं दिया जी 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 बताइए। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल आवारागर्द सा है, कोई अबोर्ड नहीं है, कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तो इसलिए मसाइल आ रहे हैं इसकी गिरफ्तारी में, लेकिन इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से हम चाहेंगे कि वो लोग जो इसको छुपने के लिए मुआवनत फराहम कर रहे हैं या कुछ शेल्टर दे रहे हैं, अगर कोई मुआवनत करता है इस मुजरिम की, उसके लिए क्या सज़ा है? और क्या इसके दोस्त अहबाब जहाँ जहाँ पे मुमकिनात हैं उनसे भी पूछताछ जारी है? किसी को हिरासत में लिया गया? लेकिन पुलिस का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है किसी मुलज़िम को ट्रेस करने के लिए। वो मैं आपके साथ इस तरह से शेयर नहीं करूंगा, फिर वो पुलिस की जो टैक्टिक्स हैं वो डिस्क्लोज करने वाली। ठीक है, लेकिन वार्निंग तो आप कम से कम दे सकते हैं डोगर साहब, ताकि कोई इसको शेल्टर फराहम ना करे। जी मैं वही उसकी बात की तरफ आ रहा था। जो हार्बरिंग है पाकिस्तान पीनल कोड में एक मेजर क्राइम है, 216 के तहत वो पनिशेबल है, 216 पीपीसी के तहत। जो इसको हार्बर करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए जो मेरे बात सुन रहे हैं अवाम नास, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मुलज़िम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे ज़ाती नंबर पे 15 पे या अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर उनके साथ शेयर करके इसकी गिरफ्तारी में मदद करें, क्योंकि बड़ा हीनस क्राइम किया है, मासूम जान दी है। तो तमाम अवाम नास से मेरी अपील है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि इसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। सादिक अली डोगर साहब CPO मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं उनकी यकीन दहानी पे अमल होगा, इस मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जमशेद, आप बताइए कि जिस तरह से डोगर साहब भी बता रहे थे CPO मुल्तान के, ये घर दामाद था, नशे का आदी भी था। एक तो ये कि क्या इसकी एक्टिविटीज़ थी, कितने इनके बच्चे हैं, आपस में तनाज़े की, झगड़े की वजह क्या थी, यानी शाहिदीन से क्या मालूम हुआ इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक़? देखें, उनका एक ही बच्चा है और पिछले 20 दिन से ये सुलह की कोशिश हो रही थी। वो 2 दफ़ा पहले भी आया है, और इसके अलावा वो जो शख्स है, जैसे CPO साहब बता रहे थे कि वो घर दामाद रहा है। पिछले कुछ दिनों से वो इस डिस्टर्बेंस में उसने घर छोड़ा और फिर ये मनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन अहम बात जुनैद, आप जो बात कर रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग यानी शाहिद, अगर हम वीडियो भी देखें, चीज़ें देखें, मुझे लगता ये है कि जब हम घरेलू तशद्दुद की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि आप खुद वीडियोस में भी देख सकते हैं जो मिली हैं, उसमें काफ़ी देर से तल्ख-कलामी झगड़ा हो रहा था। इर्द-गिर्द के लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। उसमें से किसी एक ने भी 15 पे कॉल नहीं किया, किसी एक ने भी पुलिस को गाइड नहीं किया। देखिए, घरेलू तशद्दुद पर वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो बार-बार कहती है कि 1737 हमारी हेल्पलाइन है। वीमेन पुलिस के हवाले से वीमेन पुलिस है, वो कहती है 1787 पे रिंग करें। लेकिन जब हम अवेयरनेस नहीं देंगे, अच्छा वो तो फैमिलीज जो थी फेस कर रही थी ना तशद्दुद और चीज़ें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पूरे गली में किसी को भी 1737 का नंबर नहीं याद होगा, 15 याद करना नहीं रहा होगा, 1787 पे कॉल करना याद नहीं होगा। यहाँ इशू है कि घरेलू तशद्दुद को अगर हमने ख़त्म करना है तो इर्द गिर्द के लोगों को भी ख़त्म करना है, तमाम माशरे को किरदार अदा करना है, माशरे को किरदार अदा करना है कि जहाँ भी हो रहा हो उसे खुद नहीं देखें तो वो इतला ज़रूर कर दें। अगर ये इतला कर दी जाती, वो कई मिनट ये ड्रामा वहाँ पे रहा है और ये सानिया हुआ है, तो अगर बर वक्त इतला भी कर दी जाती तो मेरा ख्याल फेंसिंग हो सकती थी, चीज़ें हो सकती थी, गश्त वाली पुलिस नज़दीक पहुँच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये अवेयरनेस का भी मैं बिल्कुल आपने ये अहम पॉइंट है कि इसमें वो लोग जो देख के खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे वो भी शरीके जुर्म ही तस्वुर होंगे। अच्छा, ये जो खातून थी जो इनका मर्डर हुआ है, उन्हें कितनी देर के बाद हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई? क्या जिस वक्त ये वारदात हुई, कार्रवाई हुई, घर पे कोई मर्द मौजूद था?
क्योंकि उनकी जो सास हैं वो भी ज़ख्मी हुई, तो इन्हें हॉस्पिटल किसकी तरफ से ले जाया गया, कौन लेके गया? मल्ले मल्लेदारों ने ही पहुंचाया, 15 की गई और अच्छा। 1122 के जरिए एम्बुलेंस ने उन्हें शिफ्ट किया। दोनों जख्मी खवातीन थी। उनकी जो डेथ हुई है मौके पे नहीं हुई, जो उनकी अहलिया आमना है उनकी रास्ते में हुई और वहाँ रिसीव डेथ हुई निश्तर में। और और जो एक ही खातून गोली है, लगी उन्हें? बुजुर्ग खातून है, जो एक 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 ठीक। एक और इसी अभी जो ज़ाहिर है बाकी तो पोस्टमार्टम में आएगा, फोरेंसिक में आएगा, बट इसमें जो उनकी सास को भी एक गोली लगी, वो सरवाइव कर रही हैं और अल्लाह के करम से, और उनका इलाज जारी है, वो और हयात वो हैं इस खतरे से वक्त, बाहर हैं और ये जमशेद साहब? किसी वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। ठीक। और तो ये इस वक्त तो उनकी ये कंडीशन, तो मसला ये हुआ कि इस सारे उसमें उनके घर पे कोई मर्द नहीं था। आप इस वीडियो में जो बच्चा भागता हुआ आपको नजर आ रहा है, यही उसका अपना बच्चा है, और जो बताया गया मल्लेदार भी ये बता रहे हैं चीजें। तो बच्चे को भी आप देखें, वो जिस अंदाज में वो खौफ ज़दा होके भागा है, जी। पहले वो माँ के साथ अंदर गया है, बाहर आया है, और फिर भागा है जब फायर के बाद, और वो निकले चीजें। तो ये समाजी मसला भी है कि हम गिरे तशद्दुद को डिस्करेज करें, हम देखें, सुने, बात करें। बर्दाश्त का भी मसला है कि हम घरेलू मामलात में अपने गुस्से को कैसे काबू करें। फ्रीकैन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि हमें इस पर बार बार बात करने की भी जरूरत है, जी हाँ, अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है, अवेयरनेस पैदा करने की भी जरूरत है। बिल्कुल। बहुत जी शुक्रिया करें। जमशेद रिजवानी, ब्यूरो चीफ मुल्तान एक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। और तमाम माशरे को अदा करना होगा इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए। और आए रोज़ हवा की बेटियां निशाना बनती हैं। वालिदैन के झगड़े से जो सबसे ज़्यादा कोई अगर इंसान मुतासिर होता है तो वो उनकी औलाद होती है। अब इस बच्चा जो कि सड़क पर खौफ के मारे भाग रहा था, अपनी माँ को उसने मरते हुए देखा, उसकी माँ जहान फ़ानी से कूच कर गई है और बाप मफरूर है। तो आप उस बच्चे की कैफियत का, उसके ऊपर होने वाले जो अज़ियत जिससे वो गुज़रेगा, उस कर्ब से, जिस आजमाइश से वो गुज़रेगा, उसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इस में सुधार के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की जाए, परवरिश ऐसी की जाए, रिश्ते सोच समझ के किए जाएँ, और अगर रिश्ते में बंध जाएँ मियाँ बीवी तो फिर उन्हें सब्र व तहम्मुल से किरदार अदा करना होगा और अपने मामलात को आगे लेके चलना होगा, अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सानियात का खात्मा हो सके और करारवा की सज़ा मिले उन दरिंदों को जो कि कानून हाथ में लेते हैं और गुफ्तगू से नहीं बल्कि गोली से मामलात हल करने की कोशिश करते हैं। दीगर इशूज़ भी हैं जिस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से बात करें तो वाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए या किसी नए मुआहदे के लिए भी कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और ये बताया गया है ख़ास तौर पे वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की तरफ से फॉक्स न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया गया, उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिकी सदर ट्रंप को ये महसूस ना हो जाए या वो महसूस ना कर लें कि ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से मेज़ पर आने को तैयार है। तो अब क्या होने जा रहा है, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद, आलमी उमूर। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। क्या वाकई में ये जो तासुर दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस नहीं हो रहा कि ईरान संजीदा है, या वाकई में ईरान का जो सख्तगीर मौक़िफ़ है वो इस वक्त रुकावट बना हुआ है बामानी मुज़ाकरात के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। कैरोलिन ने जो इंटरव्यू दिया है, मेरा ख्याल है ये व्हाइट हाउस से बाहर जाने के बाद उसका पहला इंटरव्यू है जी। नौकरी छोड़ने के बाद। तो उसमें भी बुनियादी वजह आपको यही समझ में आती है कि केओस है, किसी को ये पता नहीं है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। चाहे आप किसी भी लेवल पे किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो, हम सब करते हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस और चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन ही क्लियर ना हो तो वो एक बड़ी केओटिक सी सिचुएशन हो जाती है। तो वो बेचारी भी इसीलिए नौकरी छोड़ के चली गई कि वो रोज आके प्रेस ब्रीफिंग में क्या बताए कि ट्रंप कह रहे हैं अपने ट्रूथ सोशल पे कि जी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं हमारी किसी से बात नहीं हो रही, और अल्टीमेटली शी हैज वॉमिटेड आउट के कोई मुज़ाकरात अमेरिका के किसी के साथ नहीं हो रहे, क्योंकि मुज़ाकरात करने के लिए ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि मुज़ाकरात संजीदा हैं। ये वो पुराना हेजमॉन नहीं है कि आप बुली करेंगे, हरेस करेंगे, आप कोर्स करेंगे, आप गवर्नमेंट स्टॉपल करेंगे, आप इकोनॉमिक सैंक्शंस कर देंगे, आप एम्बार्गोज लगा देंगे। वो ज़माने गए, बहुत इंजॉय किया ये, बहुत करके देख लिया। हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल कांप जाती होंगी जब प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का कोई ऐसा डिसीजन लेता होगा, लेकिन अब उसकी कोई वर्थ नहीं है।
अब उसकी ठीक। कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि उनकी किसी बात में कोई संजीदगी नहीं है और इसीलिए ईरानी उनको संजीदा ले भी नहीं रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक बार फिर से इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक ये नहीं समझ लेते कि ईरान संजीदा या नहीं, जौहरी हथियारों का उन्होंने तस्करा किया, हथियारों के मामले पर तो पहले भी ईरान आमादगी का इजहार कर चुका था, उस पर बात करने को भी वो तैयार थे। लेकिन वो कहते हैं कि ईरान पर अब फौजी कार्रवाई के बाद इक्तिसादी दबाव बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही। तो क्या ये समझा जाए कि जो फौजी कार्रवाई थी उसमें नाकामी के बाद अब ये ऑप्शन अपनाई जा रही है, क्या इसके अहदाफ हासिल कर पाएगा अमरीका? एक देखिए, अगर ये मैं हमेशा ये कहती हूँ, अगर ये कोई हम थिएटर देख रहे होते या किसी मूवी का स्क्रिप्ट होता तो फनी होता, हम इसको एंजॉय कर पाते। ये इंसानी जाने हैं, इसके अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमें फनी भी नहीं लग सकता कि एक जंग आप स्टार्ट करें कि न्यूक्लियर जो है हमें इस मुल्क को नहीं बनने देना है। अगले ही दिन आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसकी रिजीम को ख़त्म कर देना है। उसके जी। बाद ये है कि हमने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवानी है, फिर हमने इसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने हैं, इसकी मिसाइल सिटी ख़त्म करने हैं, फिर ये कि इसकी सिविलाइजेशन को हमने ख़त्म कर देना है। फिर बीच बीच में आप ये भी सुनते होंगे कि हम ईरानियों के साथ हैं, हम ईरानियों को बचाना चाहते हैं जी। एक अपार्टहाइड रिजीम से, मुल्ला रिजीम से, वो ईरानी बचाने। अब रिसेंट आप ये देख रहे हैं कि जी हमने इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देनी है, तो अब पता नहीं कि ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म करना है या ईरानियों को बचाना है। अगर उन पे इकोनॉमिक आप सैंक्शंस लगाते हैं तो क्या वो ईरानी उससे इफेक्ट नहीं होंगे? और फिर इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव उससे देखें तो जो डॉलर बेस्ड सैंक्शंस हैं उनकी भी वो अहमियत अभी नहीं रही है। 6 से ज़्यादा लैंड रूट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ईरान को अवेलेबल हैं। चाइना के साथ वैसे ही स्विफ्ट सिस्टम पे नहीं है, सिप सिस्टम है, जो बैंकिंग का मैसेजिंग सिस्टम होता है वो उस पे काम कर रहे हैं। ब्रिक्स का अपना जो है वो एक जो बार्टर सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह के काम जो हैं ट्रंप की तरफ से, इस तरह के एक्शंस मुल्कों को और पुश करेंगे कि वो पैरेलल जो है वो फाइनेंस और पैरेलल जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी तरफ चले जाएं, जो ऑलरेडी। तो ये डी डॉलराइजेशन को भी एक्सेलरेट करेगा। ईरान ऑलरेडी 40 साल से सैंक्शंस बिल्कुल। बर्दाश्त कर रहा है, तो ये सैंक्शंस उसका क्या बिगाड़ लेने वाली हैं। लेकिन ट्रंप जो है उनका पैनिक आपको जरूर दिखाई देता है। उनका 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 उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो विक्ट्री कहाँ से लें। और फिर इंफॉर्मेशन ये भी होती है कि वो पाकिस्तान के भी मुसलसल जो है उनके पुश कर रहे हैं कि हमें कोई वे आउट लेके दें, या पाकिस्तान वे आउट लेके देता है तो वो ट्रंप को पसंद नहीं आता है। तो अब रिसेंटली भी जो अल अरबिया ने जो रिसेंट विजिट था फील्ड मार्शल आसिम जी। मुनीर का ईरान का, तो अल अरबिया ने कुछ कहा है कि कोई लीक्स हैं उनके पास, तो जिसमें ईरान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो हम अपने पास रखेंगे, तो ये ओमान और हम ही ऑपरेट करेंगे। आप सैंक्शंस हम पे हटाइए और हमें इंटरनेशनल जो हमारी ग्लोबल आइसोलेशन है उसको ख़त्म करिए और वापस चले जाइए, तो जंग ख़त्म हो गई है। तो ट्रंप को लगता है कि ये मैसेज भी पसंद नहीं है। मैसेजिंग तो दोनों साइडों पे हो रही है वाया मीडिएटर्स, लेकिन दोनों पार्टीज को एक दूसरे के मैसेज पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये ट्रंप जो ये सुनना चाहते हैं कि जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फील्ड मार्शल का दौरा है ईरान था, ये कितना फ्रूटफुल साबित हुआ आपके ख्याल में? क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर पाए? फिर अभी हम एक बयान भी देख रहे थे जिसमें ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि फील्ड मार्शल का ये दौरा अमेरिकी सदर या अमेरिका के एलची के तौर पे कतन नहीं था। ये वजाहत क्यों देना पड़ी? और अभी हम देख रहे हैं कि कतर के वज़ीर आज़म भी ईरान गए हैं, अहम शख्सियात से उनकी लीडरशिप से उनकी मुलाकातें हुई। तो वो तमाम ममालिक, चाहे वो पाकिस्तान हो, कतर हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो या चाइना भी बैकडोर पे रब्ते या कोशिशें कर रहा है, ये कितनी कारगर साबित हो सकती हैं इस मुस्तकिल अमन के लिए जब तक ईरान या अमेरिका खुद ना चाहें? क्या हम इनको कायल कर पाएंगे? देखिए, ये वजाहती बयान कहीं से अगर आया है तो उसकी वजह ये है कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मैसेज लेता है, ईरान के पास मैसेज लेके जाता है, ईरान से वापस मैसेज लेके आता है और अमेरिका को देता है। तो दैट कुड बी द पार्ट ऑफ द गेम। ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारा बायलैटरल ईरान के साथ भी रिलेशन है और हम ईरान के साथ इस रीजन का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली अगर ट्रंप के बयान को देखें और बेसेंट ने जो कहा है कि यूनिलैटरल सैंक्शंस, हो सकता है कुछ मुल्क उसको मान जाएं, तो हम भी उसकी जद में आने वाले हैं। अगर हम उसकी जद में आते हैं तो ईरान के साथ हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन कैसा होने वाला है। तो हम मीडिएटर के अलावा जो है इस रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं
और हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को स्टेबलाइज भी कर रहे हैं। तो हमें बहुत से मुल्कों के पास अपने कामों के लिए भी जाना होता है। साथ में अगर किसी का पैगाम चला जाए, उससे आपके रिलेशन ठीक हो जाए, तो वो एक और बात है। हमारे अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, पैगाम दे दिया, हम ले गए होंगे। लेकिन हम ईरान के पास सिर्फ पैगाम रसानी का काम नहीं कर रहे हैं। ईरान जो है वो एक बहुत लंबी गेम में है, और पाकिस्तान उससे लंबी गेम का हिस्सा है, जिसकी बैक स्टॉप के ऊपर चाइना और रशिया, प्राइमरीली चाइना मौजूद है। तो ये ट्रम्प की सोच से भी बाहर है कि जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वो जितने ये खिचड़ी वो स्मेल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कि उनके पास इंटेल नहीं आ रही होगी, या CIA जो है वो ऑल ऑफ द सडन डिफंक हो गई है, या उनको पता नहीं चल रहा कि पाकिस्तान या ग्लोबल साउथ जो है वो कर क्या रहे हैं, चाइना का नेक्स्ट मूव क्या है। मसला ये है कि ट्रम्प के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जो कॉग्निटिव डाउनफॉल है, उसकी वजह से वो बहुत सी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि उनकी एक लेगेसी है, और उनके करीब रहने वालों का ये कहना है कि उनको मिड टर्म की भी परवाह नहीं है। उनको अच्छा। पता है कि ये मेरी लेगेसी जो है वो हिस्ट्री में वो ऐसी नहीं जानी चाहिए जो कि एक फेलियर की या एक हारे हुए सुल्तान की होती है। वो खुद को एक एम्परर समझते हैं। तो वो एक जो ऐसा होता है ना, फॉलन एम्परर, उसके तौर पे वो नहीं जाना चाहते। तो अब क्या उनको एक डैमेज कंट्रोल करने का एम्परर वक्त कैसे बनाया जाए? अभी है डोनाल्ड ट्रंप के पास, या ये ऑप्शन वो खो चुके हैं? क्या ऑप्शंस उनके पास बाकी रह जाती हैं अगर वो फातह के तौर पे खुद को मनवाना चाहते हैं? और प्रैक्टिकल वे आउट क्या होगा? एक तो ये कि दोनों ममालिक की ख्वाहिशात हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन अमली तौर पे आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई हल निकलता है तो वो क्या हल होगा? अमली तौर पे बहुत सोचें तो एक ही हल है कि ट्रम्प अपने ट्रुथ सोशल पे एक नई पोस्ट जो है वो लगा दे कि ईरान जो है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं, और हम एक फातेह की तरह मार्च करते हुए न्यूयॉर्क की तरफ या वाशिंगटन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकली वो निटी ग्रिटीज में पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो डिक्लेयर कर दें और सारा मीडिया उनके पास है। वो कहें जी हमने जो ऑब्जेक्टिव थे वो पहले ही हम कहते हैं कि फ्योदोर और नेतान्स तो हम ऑब्लिटरेट कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर का उनकी सारी रिजीम जो है उसको हम असैसिनेट कर चुके हैं। नेवी उसकी हमने ख़राब कर दी है, हमने उसकी एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे हमारा कब्जा है। कल पीट हेग्सेथ यही कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो हमारे कंट्रोल में। इन्हीं बयानात को लेके चलते हुए चुप करके वापस चले जाए, लेकिन इसराइल उनको वापस जाने नहीं देगा। इसराइल का बहुत कुछ इस पे स्टेक पे लगा हुआ है, और ट्रम्प जो है, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हैं। किस फॉर्म और शेप में है कोई कह नहीं सकता है, लेकिन जो वो एक्शंस ले रहे हैं, उनके अपने जो इर्द गिर्द के सेन माइंड हैं, उनको उन एक्शंस की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप इस तरह के फैसले लेकर इस दलदल में कैसे घुसते चले जाएंगे। और ईरान जो है उसको एक एज मिल गया है, उसने एब्जॉर्ब तो हम लोगों को कर लिया है। अब जी। वो कहता है कि मैंने झूठे के घर तक जाना है, और वो घर तक जाने का मतलब ये है कि अब अमेरिका को एक दफ़ा तो ये समझ आएगी कि दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने पहली एक काइनेटिक वॉर की है, जिसको जंग बाकायदा कहा जा सकता है। तो ये उस जंग के अंदर ये यहाँ से पसपा होकर वापस गए हैं, और इनकी पसपाई का जो सेहरा है वो हम अपने सर लेंगे, और बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत पेशेंस से हम आगे चलते हैं। अब उस पेशेंस में ईरानियों के पास तो बहुत पेशेंस होगी, जी। लेकिन ट्रम्प के पास नहीं है। तो ट्रम्प के इर्द गिर्द जो है, पीट हेग्सेथ हो गया, मार्को रूबियो, ये जो लोग एपेक के पेरोल पे हैं, ये उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये आपने जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, जो कि न्यूक्लियर ट्रायड में भी नहीं आते, ये वो वाले डरावने वाले न्यूक्लियर वेपन नहीं है कि जिनके लिए वो जो फिल्मों में दिखाते हैं जी, कोड जी। होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ये मिसाइल, आई मीन आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि जी ज़रूर इनको इस्तेमाल ही करना चाहिए, बट ये इनके स्टेशंस पे पड़े हुए हैं। इन आर्मीनिया, टर्की के अंदर 40 से ज़्यादा है। तो अमेरिका के को ये उकसाया जा रहा है ट्रम्प को कि ये जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं, जिनका रेडियस जो है वो भी कंट्रोलेबल है, तो आप, और डैमेज जो है वो उनके ख्याल में कंट्रोलेबल है। न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर है, तो आप इनको इस्तेमाल करें। और जब ट्रम्प ने ये कर लिया, हमारे साथ क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन ट्रम्प अगर एक दफ़ा न्यूक्लियर आर्सनल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर ट्रम्प की लेगेसी तो क्या, अमेरिका और अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिका, द लैंड ऑफ ड्रीम एंड होप, जी। वो कॉन्सेप्ट मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये आप अगर 5 मिनट के लिए कभी ना, हम क्योंकि अपनी जिंदगियों में बहुत मसरूफ होते हैं, वी जस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ ट्रम्प, तो जी। आपको समझ आएगी कि आप कितने सफोकेटेड हैं इस वक्त।
कि एक जंग जिसके बारे में रॉन्ग इंटेल आपको दी गई, आप पता नहीं काइंड में कंप्रोमाइज हैं या कैश में कंप्रोमाइज हैं, आप उसमें कूद पड़ते हैं। आपके पास आर्सनल नहीं है, मिसाइल नहीं है, आपके पास रेडार नहीं है, आपके जो बड़े बड़े महल साइज लेकिन के जो डॉक्टर आपने साहब, इन हालात में मुब्तला भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को ही किया, अपने ऐसे दोस्त के कहने पर जिसने अपनी जंग में अमेरिका और अमेरिकी आवाम के टैक्स पेस का पैसा झोंका है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, और पाक दीगर ममालिक जो मुसलसल अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, यही तवक्को की जा सकती है कि उसका कोई मस्बत नतीजा निकल सके। इसके अलावा हम अगर जिस तरह से बात करते हैं, अभी कतर की तरफ से एक बार फिर से किरदार अदा किया गया। कतर के जो वज़ीर आज़म है वो ईरान अमेरिका के दरमियान सिफारती रास्ता बहाल करने की कोशिशों में सरगर्म है, और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने जुमेरात को भी तेहरान का दौरा किया है, और वहाँ पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला काम से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो उम्मीद करते हैं इन मुलाकातों का मस्बत नतीजा निकले और डोनाल्ड ट्रंप समझ बूझ का मुजाहरा करते हुए जंग के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सानिया पिम्स की, हमारे साथ रहिएगा। और अब कुछ जिक्र कर लें पिम्स सानह का। पिम्स अस्पताल में बच्चों की नर्सरी में आग कैसे लगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। वाक़े के वक्त ड्यूटी अमला मौजूद था या नहीं था, गफलत आखिर किसकी थी, जिम्मेदार कौन है, तायुन अभी तक नहीं किया जा सका, क्योंकि 48 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इस बात को, और आज ये फाइंडिंग्स सामने आएंगी। जो भी रिपोर्ट है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की फाइंडिंग्स वज़ीर आज़म को आज पेश की जाएंगी। तो कामया कमेटी बराए सेहत ने अस्पताल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार ऑलरेडी कर दिया है कि वाक़े के वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ को मुअत्तल करने का मुतालबा है एक तो, और वफाकी वज़ीर सेहत को भी ये मशवरा दिया गया है अखलाकी तौर पर वो खुद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ, लेकिन ऐसा बाज़ार लगता नहीं है, क्योंकि बताया गया कि उन्होंने हासिल एक वज़ीर आज़म के सामने पेश किया तो उन्होंने उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया। तो ये मामला है क्या, अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? साकिब सैयद, एक न्यूज़ के नुमाइंदा इस्लामाबाद से, जो मुसलसल इस वाक़े को रिपोर्ट भी करते रहे। साकिब, तहकीकाती रिपोर्ट यकीनी तौर पे आज जो पेश की जाएगी उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं? क्योंकि जो कमेटी है उसने इन फाइंडिंग्स पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि जी जो अमला था उसकी कारकर्दगी हो, जो इक़दामात हों, आग बुझाने के आलात हों, या जो कम अज़ कम ये जो बुनियादी चीज़ है कि आग लगी कैसे, उसके ऊपर भी मुतज़ाद इतलात हैं। तो क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? साकिब, आप सुन पा रहे हैं हमें? साकिब सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। जी जी साकिब, बताइएगा। जी जी, जैसे कि सानिया जो है ये एक हादसा नहीं, सानिया है। जी साकिब, आपकी आवाज़ आ रही है। ये एक्चुअली ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने पेश आया है। देखिए कि इसमें कायमा कमेटी जो है, जो सेहत की कमेटी बनी हुई थी, बाकायदा तौर पर इस पर विजिट किया गया है। विजिट के बाद जब उन्होंने तहकीकात की, जो कमेटी बनाई गई थी, उनसे सवालात भी किए। इसके अलावा जो अमला था मौजूद, और अमले के साथ साथ जो नर्सेज मौजूद थे, जो डॉक्टर मौजूद थे, तमाम तरह से सवालात किए। जो कमेटी ने सवालात किए, जो हेल्थ की कमेटी है, वो तसल्ली बख्श नहीं। तो उन्होंने वहीं पे हिदायत जारी की है कि तमाम जो नर्सेज थे, डॉक्टर, उनको जो है हटाया जाए, इस्तीफा दिया जाए, और मुस्तफा कमाल जो है उनको इखलाकी तौर पर जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। चूँकि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफा कमाल ने, जब वो वहाँ पे मौजूद थे, तो बाकायदा तौर पर उनसे सवालात में यही पूछा गया कि भाई आप इस्तीफा दें, क्योंकि उसके स्टाफ में यही कहा गया था कि मैं अखलाकी तौर पर मैं इस एहतसाब में सबसे पहले मैं हाजिर हूँ। जी, तो अगर आप पहले हाजिर हैं तो अखलाकी तौर पर क्या इस्तीफा बनता है। तो ये भी आपको पता चलूँ कि कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट या कोई ऐसे रिजल्ट सामने नहीं आया कि जहाँ से एक तसल्ली बख्श जो उनके वालिदैन हैं तो तसल्ली मिल सके। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया कि कराची में जो नाजिमाबाद है, एक बच्चे जो है वो जो है उनको गायब किया गया, अगवा किया गया। तो पूरा अस्पताल सबको उठाया गया है उसके घरों की जानिब से। ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, एक वहाँ पे मौजूद 14 फैमिलियाँ वहाँ पे मौजूद थी, सारे के सारे जिसको प्रमोशन किया गया
और उनको बोला नहीं गया। यहाँ तक कि वहाँ पे एक फैमिली थी जिसके साथ मैंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू भी किया। जब उनसे मेरी बात हुई तो यकीन जाने कि वो उसी दिन रात तक 9 बजे तक मैं वहीं पे मौजूद था जब वो लास्ट टाइम मुझसे मिले। मैंने कहा आप अभी तक क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? कहते हैं कि हमें यहाँ पे हमारे जो हमारे प्यारों की लाशें हैं उनकी कागजी कार्रवाई भी नहीं करवाई जा रही और हमें डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया जा रहा कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं। इससे अंदाजा लगाना ये एक बड़ा अलमिया है। अच्छा, अभी साकिब, अभी तक जो वज़ीर आज़म को तहकीकाती रिपोर्ट आज पेश की जानी है हो चुका है, लेकिन उसमें की जो लापरवाही है वो वहाँ पे चीख के बोल रही है। तहकीकात तो जो है वो होगी और तहकीकात का जो कमेटी की जानिब से है वो हो रही है। 48 घंटों में जवाब दिया जाएगा। तो उस पे जो है जैसे हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन साकिब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन बताऊं कि वहाँ पे जो पहले जो बयान वज़ीर सेहत ने दिया गया था कि जो आग लगी है वो एसी से स्पार्क की तरह स्पार्क हुआ है और एक मिनट के अंदर पूरे जो वार्ड उसको लपेट में ले लिया है। लेकिन कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पे एसी खराब है, एसी काम ही नहीं कर रहे। और कई माह से कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो जो मशीन ऑक्सीजन है वो नीचे से जो है वो देखी जाए और उसको भी रिपेयर नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि जापानी कंपनी जो है उनकी जानिब से बाकायदा नर्सरी वार्ड बनाया गया था 3 महीने पहले और 2-3 विजिट के बाद जो कंपनी ने विजिट किया उसने कहा कि आपको जो है बाकायदा तौर पर जो ये बच्चे हैं जो इस नर्सरी में मौजूद हैं इनको दूसरे शिफ्ट किया जाए, जो नया नर्सरी बनाकर शिफ्ट किया जाए। वो भी एडी पिम्स ने वो भी वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया। दूसरी गफलत ये है कि जो इमरजेंसी जो ओपीडी इमरजेंसी के दरमियान एक ब्रिज बना हुआ है जो कि ये बच्चों का नर्सरी से वहाँ तक। साकिब, जो रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है उसमें किसी जिम्मेदार का तयन हो पाया अभी तक? इस साल की जो हाथ क्या थी कि कहा जा रहा था कि आपके बच्चों को गाइड किया जाता है, अगवा किया जाता है। तो ये दूसरी गफलत है कि इनकी सिक्योरिटी इतनी नाअहल है कि ये यहाँ पे मौजूद जो बच्चे हैं उनको जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि वज़ीर सेहत इस जवाब से कासिर हैं। जब हमने से सवालात किए तो उनका एक ही जवाब था कि भाई मैं तो जवाब देंगे बॉस को और तहकीकात बैठी हुई, कमेटी बैठी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साकिब सैयद हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से। जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं तो फिर सबसे पहला कदम इसमें अपने इस्तीफ़े से उन्हें शुरू करना चाहिए और अगर ये अखलाकी बुनियादों पर नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ज़िम्मेदारी को ओन किया जाए। बयानात देने से, सहाफ़ियों से उलझने से, ये जो उनकी पुरानी रविश है कि चिल्लाना शुरू कर देना, इस तरह से मामला को आप दबा नहीं सकते। 14 नन्ही कलियाँ जिनके साथ गफलत के ज़रिए, मुजरमाना गफलत के ज़रिए उन्हें अजियत देकर मारा गया है। मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारों का तयन अगर इसमें नहीं होता और एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी आयद की जाती है और अब भी सुधार पैदा नहीं होता है। जितने भी, ये सिर्फ पिम्स अस्पताल का मसला नहीं है, ये हाईलाइट इसलिए हो गया कि ये कैपिटल के अंदर, वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर सबसे मरकज़ी हैसियत रखता था, जिसके ऊपर ना सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के बीमारों का बोझ था बल्कि आस पड़ोस के जो दीगर प्रोविंसेस हैं, KP के बड़ी तादाद में मरीज़ यहाँ पर आते थे, कश्मीर से लोग आते थे, गिलगित बल्तिस्तान से आते थे। तो अगर यहाँ पर हालात इतने मखदूश हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में, गाँव देहातों में सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार क्या हो सकती है। तो उन सब में सुधार की ज़रूरत है ताकि आइंदा को इस तरह का सानिहा ना पेश आए, किसी मासूम को बिलखते हुए या सिसकते हुए जान ना देनी पड़े। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं मिसबा अरशद से, जो कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 के लिए मुंतखब कर ली गई हैं और ये आलमी मुकाबला हुस्न होता है। मिसबा 24 नवंबर को पोर्टो रिको के शहर सैन ख्वान में होने वाला मिस यूनिवर्स का मुकाबला, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। तो उनकी तैयारी कैसी है, क्योंकि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की ताजपोशी की तकरीब फिलिपाइन के शहर मनीला में होगी और मिसबा अरशद ने 10 उम्मीदवारों के फाइनल मुकाबले में कामयाबी हासिल की है और मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का एजाज़ अपने नाम किया है। और कितनी मेहनत की उन्होंने, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं से जानते हैं। मिसबा, सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। कैसी हैं आप? सुबह, मैं अच्छी हूँ। बहुत सारी प्रिपरेशंस हो रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है और उसके दौरान मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ।
अरे वाह, ज़बरदस्त। हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। एक तो ये कि क्या पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी होने जा रही है मिस यूनिवर्स के मुकाबले में, या इससे पहले भी मुख्तलिफ हसीनाएँ इसका हिस्सा रहीं पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, ये चौथी बार है। अच्छा, 4th टाइम है। ठीक है, तो आप कितनी एक्साइटेड हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी महीने और साल भी लगाए हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी compete किया हुआ है। तो दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या सीखा है, कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चले, अभी तो ज़रूरी बात है कि जब आप इस मुकाबले का हिस्सा होंगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि आपने क्या कुछ सीखा। तो हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए ना कि आपने कितनी मेहनत की, क्या कुछ सीखा, कितनी तैयारी की, ताकि रहनुमाई भी मिले उन बच्चियों को, उन हसीनाओं को जो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, शिरकत करना चाहती हैं। अच्छा, जो भी ज्वाइन करना चाहता है मैं उसको यही कहूँगी कि काफ़ी टाइम लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ज्वाइन तो कर ले, हम सोचते हैं कि 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है। एक तो अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना, एक तो अपना जो पासारेला है उसका, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं पता पाकिस्तान में एक जो कैट वॉक होती है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है। तो वो एक प्रिपेयर करना, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो एक मसल मेमोरी होती है और वो उस पर महीनों लग जाते हैं। और एक इमेज जो होता है, जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, जो आप दिखाना चाहते हैं दुनिया के बारे में, और जो आपकी राय है, एक जो आप बदलना चाहते हैं, वो भी एक प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और उसमें भी टाइम लग जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से ऐसे नाकदीन भी होते हैं जो एतराज़ करते हैं कि ये हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सकाफ़त का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ नमूद नुमाइश है अपने जिस्म की। तो उनके लिए आपकी जो वजाहत है या आपकी राय है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ आप अपनी खूबसूरती का मुज़ाहरा नहीं करते, बल्कि इसके अंदर आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, जो आपकी सोच है, जो आप बेहतरी या सुधार लाना चाहती हैं, पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, वो भी तो इसमें मद्देनज़र रखा जाता है। जी, एक खूबसूरती, एक लड़की की खूबसूरती नहीं सिर्फ देखी जाती, एक मुल्क की खूबसूरती देखी जाती है कि एक मुल्क कैसा है, उसको उसकी जो खूबसूरती हम दिखाना चाह रहे हैं वो ज़रूरी है, और जो लड़की होती है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है वो खूबसूरती बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपको किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपकी रिजेम्बलेंस है बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के साथ? थैंक यू सो मच, आई थिंक शी इज ब्रिलियंट, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, किसी और ने वैसे आपको ये बात कही है? ऐसे कहा हुआ है मुझे। हाँ, सुना है मैंने। तो आपको खुद भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि मैं मिसबा जैसी दिखती हूँ और हाँ। ठीक है। और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपनी तरह? आपकी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हुए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आप रनर अप रहेंगी या आप बाकी सबको पिछाड़ कर नंबर 1 पर आएंगी? और ये भी बताइएगा ना कि कितने कंटेस्टेंट्स हैं इसमें आपके अलावा, और कितनी हसीनाएं शामिल होंगी? ओवर 120 वहाँ होंगी, हर मुल्क से एक आएंगी। तो मुझे लगता है कि जब भी एक कंपटीशन ज्वाइन करो तो पूरे दिल से, जो भी जहाँ जितना दूर तुम जा पाओ वो कोशिश करो, जाना चाहे जी। तो यू शुड ऑलवेज एम फॉर द क्राउन। तो हम यही कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा प्राइज हमें मिले और उसमें पूरी मेहनत करें हम। ज़बरदस्त। तो आपकी इंस्पिरेशन मिसबा कौन है? किसको देखकर ये शौक़ पैदा हुआ एशिया में, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? आपकी पसंदीदा मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो रही हो माजी में? मेरी फेवरेट मिस यूनिवर्स तो पिया वुर्त्ज़बach है, वो फिलीपींस से है, लेकिन उसकी जो मेहनत, हिम्मत, वो काफ़ी बार हार चुकी हैं, 3 बार हारी हैं। और फिर चौथी बार वो जीती थी मिस यूनिवर्स फिलीपींस। तो वो हिम्मत नहीं हारी, जाती रही और ज़्यादा मेहनत के साथ। और उसके बाद मेरी इंस्पिरेशन है एरिका रॉबिन, who was in top 20 मिस यूनिवर्स। और उसके बाद मुझे लगा कि हम भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आपके अंदर ये अब स्टेमिना भी होगा यकीनी तौर पे, जिनसे एडमायर हुई, जिनसे आप इंस्पिरेशन भी आपने ली कि अगर खुदा ना खास्ता इस बार कामयाबी ना मिली तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है।
जी, मुझे हमेशा यही लगता है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। जो आप करना चाहते हैं वो करते रहना चाहिए। और अगर इस बार मैं ना जीतूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मुझे यकीन है कि हम मेरे बाद और कोई ना कोई जीत जाएगा, ठीक है। और अगर अगर मैं ये ना जीतूँ। हम उम्मीद करते हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप ये कंटेस्ट जीतने के बाद अगर आपको किसी रोल के लिए किसी ड्रामा में बॉलीवुड, हॉलीवुड या लॉलीवुड में कहीं पे भी आपको ऑफर आती है तो आपका जवाब क्या होगा? जी, मेरा एम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, मेरा एम है एक एडवोकेट होना, अच्छा। बच्चों की हेल्प करना और पाकिस्तान में चेंज लाना। दैट्स राइट नाउ माय फोकस। बिल्कुल। और ये चेंज आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करेंगी या बाहर रहते हुए? मुझे लगता है कि चेंज जो होता है वो अंदर से और बाहर से होना चाहिए। एज समवन हु हैज आल्सो लिव्ड आउटसाइड, मैं सिर्फ पाकिस्तान को अंदर से नहीं पहचानती, बाहर से भी जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक तो ज़रूरी है अंदर में चेंज लाना, बट ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को दुनिया कैसे देखती है वो भी चेंज लाना, और इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। तो अंदर से और बाहर से चेंज ज़रूरी है। और मैं अंदर से मुराद कि आप पाकिस्तान में आकर ये चेंज लाएंगी या पाकिस्तान से बाहर जी रहते हुए? जी, ज़रूर ज़रूर पाकिस्तान में रहकर मैं चेंज लाऊंगी। जी बिल्कुल ठीक है। चलो, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं मिसबा अरशद, आप छा जाइए और बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए ना सिर्फ आप मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम करें, बल्कि वो तमाम जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आप उनको अचीव करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं, बहुत ही अच्छे मकसद के लिए आपने ये फ़ैसला किया है कि आप मिस यूनिवर्स का मुकाबला करेंगे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। तो यकीनी तौर पे हमारे लिए भी बाइस मुसरत है ये बात। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बहुत और भी इशूज़ हैं जिससे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 2 रोज़ पहले हमने क़यामत सुग़रा का मंजर देखा सोशल मीडिया के ऊपर। ये मनाज़र आम है और देखकर दिल दहल जाता है और बहुत से लोग तो ये समझते रहे शुरू में कि ये AI है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। चीन ने नेपाल की सरहद के करीब बनने वाली एक और बड़ी झील के आइंदा 3 रोज़ में फटने का ख़तरा भी ज़ाहिर कर दिया है और ये बहुत ही अचानक हुआ, इतना सडन हुआ कि लोगों को अपने घर बार छोड़कर या महफूज मकाम पे मुंतकिल होने का मौका भी नहीं मिल सका। नेपाल में हमने देखा कि छोशन खोला और पूरे पतासोंगपो दरियाओं के संगम के करीब जो सैलाब था वो एक बड़ी झील इसमें वजूद में आई है, जिसमें 20 लाख मकब मीटर पानी कहा जा रहा है कि अब भी जमा हो चुका है और झील से इस वक्त भी पानी पहले ही बाहर निकल रहा है। जबकि आइंदा 3 रोज़ के दौरान ये कहा जा रहा है कि मज़ीद तकरीबन 30 लाख मकब मीटर पानी झील में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे इसके बंद टूटने और फिर बड़े पैमाने पर सैलाब आने का ख़दशा भी मज़ीद बढ़ चुका है। तो ये सब कुछ क्या अचानक हो रहा है या इसके अंदर हमारी गलतियाँ यानी कि ह्यूमन मेड इसके अंदर मिस्टेक्स भी शामिल हैं? झील की मुसलसल निगरानी अब भी की जा रही है बहरहाल और मुमकिन सैलाब की पेशगोई और ख़तरे के मुख्तलिफ मंजरनामों का जायज़ा तो लिया जा रहा है ताकि मुमकिन हंगामी सूरत हाल हो तो उससे निपटने के लिए जो भी इकदाम किए जा सकें वो किए जा सकें, लोगों को बचाया जा सके। लेकिन जो इससे पहले सैलाब आया है वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही अचानक था और उससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लेकिन हम क्योंकि एक तो हमारा एक ताल्लुक़ जोग्राफियाई लिहाज से भी है, हम बहुत ज़्यादा फासले पर इनके साथ नहीं हैं और वैसे भी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो असरात हैं, उसके ऊपर हम गाहे बगाए बात भी करते हैं और हम इसका भी तज़किरा करते हैं कि हमारा इसमें किरदार इतना नहीं है जितना हमें इसके असरात का सामना करना पड़ता है। तो मजमूई तौर पे कलेक्टिवली इसमें किस किस को क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नेपाल में हुआ ये इसको कुदरती आफत यकीनी तौर पे ये है, लेकिन इतना सडन था, इतना भयानक था और इतने ह्यूज लेवल पर था कि इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना आसान ना हो। लेकिन आप क्योंकि माहिर हैं, इस पे बेहतर रोशनी डाल सकती हैं कि इसकी वजूहात और मुहरकात क्या थे और अभी जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है एक और झील के टूटने से, एक और बंद के टूटने से, उसकी जद में कितने इलाके आ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं?
जी, ये जो वाक़या हुआ है ये क्योंकि ये हिंदू कश हिमालय का जो सिलसिला है ये साउथ एशिया के खित्ते में तमाम ममालिक ये जो शेयर्ड इकोलॉजिकल रिसोर्स हम इसको कहते हैं ये शेयर्ड है। और अगर नेपाल में ये चीज़ हुई है तो ये इस खित्ता कनेक्टेड है। बाकी ममालिक भी जो है खुदा न ख़ास्ता इसकी ज़द में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसी दरिया से जो पानी है वो इधर आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये इस खित्ते में ये जो पहाड़ी सिलसिला है यहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेशियरी झीलें बनी हुई हैं। तकरीबन एक असेसमेंट के मुताबिक जो कि साइंटिफिकली रिसर्च पेपर है 24,500 झीलें मौजूद हैं हिमालय सिलसिले में, और सिर्फ 2,000 झीलें तो सिर्फ नेपाल में मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। हम बहुत दफ़ा इस पे तस्करा कर चुके हैं। हमारे 13,000 टोटल ग्लेशियर्स हैं जिस पे इतने ज़्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। अभी गिलगित साइड पे हम देखते हैं कि ये मामला आम है। तो जो नेपाल में हुआ वो ये सिलसिला हुआ है कि वहाँ पे बेसिकली ये ग्लेशियर झील बनी हुई थी और उस ग्लेशियर के नीचे जो चट्टान थी वो टूटी, और उसके टूटने से अचानक इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि जो सिस्मोग्राम्स होते हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया उस एनर्जी को कि वो 5 मैग्नीट्यूड अबव का जल्जला था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, जबकि वो जल्जला नहीं था, वो चट्टान टूटी। जब वो टूटी है नीचे तो ये जो आपका नेपाल में भोटेकोशी दरियाई सिस्टम है उस पे जो है उसने थोड़ा ब्लॉक किया है। अब वो ब्लॉक होने की वजह से वो भी अचानक उस पे प्रेशर पड़ा है, वो नीचे गिरा है। 5,200 मीटर के ऊपर ये वाकया हुआ है और नीचे 1,200 मीटर नीचे गहराई में जो वैली है उसके ऊपर आके ये जो है वो पानी यानी ग्लेशियर झील फटी है, जिसमें डेब्री था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे, जिसमें बर्फ थी, और उसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी। और सिर्फ आधे घंटे में जो नीचे त्रिशूली दरिया है उसमें 9 मीटर पानी का लेवल बढ़ गया। अब वो ये जो चाइना ने ये जो एरियल सर्वेलेंस के जरिए वो बता रहे हैं कि मजीद जो है वो झील में पानी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 20 लाख क्यूबिक मीटर जो है वो सारा बढ़ रहा है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो और भी उसका खदशा है खुदा न खास्ता आइंदा 1 से 2 दिनों में कि वो भी पानी मुसलसल ओवरफ्लो होता है, तो नीचे डाउनस्ट्रीम भी जो वैलीज है वहाँ मजीद खदशा मौजूद है। और इसको अब 2 चीजें इसमें लिंकेज बनती हैं। ICIMOD एक ऐसा इदारा है जो कि रीजनल इदारा है लेकिन नेपाल बेस्ड है, ये माउंटेन ग्लेशियर्स पे काम करते हैं। उनके मुताबिक पिछले 30 सालों में नेपाल में तकरीबन 65% अपना जो ग्लेशियर आइस मैस है उसको लूज कर दिया मुसलसल गर्मी बढ़ने की वजह से। और नेपाल में वाइल्ड फायर्स भी बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ रही है। हालांकि नेपाल की कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में 0.1% से भी कम है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत कम है, लेकिन ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये जो 3rd पोल है हमारा ये खतरे में आया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो है वो आम हो रहे हैं। ना सिर्फ नेपाल के लेंस से इसको ना देखा जाए, आप इसको साउथ एशिया के लेंस से देखें कि कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि इतनी तेजी से ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अच्छा, जिस झील के अभी भी ओवरफ्लो होने का खदशा है या इसके बंद के टूटने का खदशा है, इसकी जद में कितने इलाके आ सकते हैं? देखिए क्योंकि ये मैंने बताया ना जैसे 5,200 मीटर पे ये वाकया हुआ और वो इतना प्रेशर और इतना फ्लो था कि वो नीचे 1,200 मीटर जो है वो नीचे आके इम्पैक्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिलों से नीचे डाउनस्ट्रीम पे जो वैलीज होती हैं अभी भी काफ़ी देहात ज़ेरे आब आए, काफ़ी ज़्यादा बाजार ज़ेरे आब आए, और उनको टाइम भी नहीं मिला। उसकी वेलोसिटी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ से भाग सके कुछ इलाकों में, तो और वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे मेडिटेशन के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं, तो इस वजह से इंटरनेशनल जो सयाह हैं वो वहाँ पर थे और काफ़ी एम्बेसीज और वो लगी भी तो हैं, लेकिन जाहिर है वो अभी जो पानी का रेला है वो ज़्यादा नीचे तक जा सकता है और आगे जो कनेक्टेड ममालिक हैं उनमें भी वो शामिल होना शुरू हो गया है पानी, और जो डेब्री फ्लो आ रहा है क्योंकि जाहिर है कितना कनेक्टेड है, तो काफ़ी इलाके इसमें मुतासर हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये दूसरी झील भी फटती है, आपको याद होगा हमारी भी तो इधर आताबाद झील इसी तरह लैंडस्लाइड की वजह से जो है वो उसका कयाम आया और कितने देहात ज़ेरे आब आ गए थे। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये ऐसा सिलसिला है कि यहाँ कितनी ब्लॉकेज हो जाए। फिर ये सिस्मिक जोन भी है, यहाँ जल्जले भी बहुत आते हैं, तो उस वजह से भी जो है यहाँ पे मामलात हो सकते हैं। तो आप कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि कितनी तबाही खुदा न खास्ता यहाँ हो सकती है। तो अब ये इसको रिकवर करने के लिए क्या क्या किरदार अदा किया जा सकता है कि आइंदा इसे ऐसी आफत से बचा जा सके? क्या ये मुमकिन है? देखिए, साउथ एशिया में जो हिमालय का सिलसिला है ना, इधर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिस हाइट पे ये ग्लेशियर झीलें वाक़ई होती हैं उस हाइट के लिए जो सेंसर या अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं वो बहुत महंगे हैं।
और हम लोग वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, आप वहाँ पे जाके नस्ब करना एक और चैलेंज होता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी समटाइम्स इस किस्म के डिजास्टर्स में काम नहीं करते, उसके लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है। और जाहिर है जैसे चाइना का बहुत अहम किरदार है इसमें, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मॉनिटर करते रहते हैं, तो शेयर्ड नॉलेज और उस पर बहुत अहम जो है वो मामला हो सकता है। लेकिन दुनिया में ये क्लाइमेट जस्टिस की भी डिबेट बनती है कि 2 बिलियन लोग साउथ एशिया में डिपेंडेंट है ये वाटर टावर्स है, तो किस तरह से जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। और मुसलसल लोन्स दे दे के आप नहीं सपोर्ट कर सकते, आपको ग्रांट बेस्ड मैकेनिज्म पे आना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो माउंटेन कम्युनिटीज हैं, खास तौर पे खित्ते में जितने ममालिक हैं, चाहे नेपाल है या और भी, वहाँ पे उनके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। उनके पास तवानाई की एक्सेस मुश्किल है, उनका वहाँ टेरेन बहुत मुश्किल है, उनको शामिल करके वहाँ की पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना ज़रूरी, ताकि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कायम रह सके और वो मुसलसल उनको नकल मकानी ना करनी पड़े, क्योंकि नकल मकानी फिर सिर्फ इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल भी जो है वो शुरू हो जाती। तो ये कनेक्टेड चैलेंजेस हैं। इस पे साउथ एशिया में बदकिस्मती हमारी है कि हम इंटीग्रेटेड खित्ता नहीं है, मिलके काम करने की जरूरत है। जब मिलके काम करेंगे तो ये डेटा शेयरिंग और ये सारे मामला होते हैं, काफी बेहतरी आ सकती है इससे। अच्छा, खुदा न खास्ता ये जो झील अगर ओवरफ्लो करती है तो इससे भारतीय पंजाब या पाकिस्तान के पंजाब को तो खतरा नहीं होगा? यहाँ तक तो इसकी पहुँच मुमकिन नहीं हो पाएगी? नहीं, पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल उसके उस झील की वजह से पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाँ, भारत साइड पे पानी जो है वो कुछ इलाके हैं जिधर इम्पैक्ट कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बारिश का सिलसिला बन जाता है फिर ज्यादा मसला है, लेकिन वो जो पानी है उसमें इतना ज्यादा वो बड़े बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से फ्लड में जो सर्ज है वो आ सकता है। तो और वो दरियाओं का जो लेवल है उस साइड पे वो बढ़ सकता है। हमारे खित्ते में ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं ग्लेशियाई झीलें, जब गर्मी आजकल जैसे पड़ रही है, ड्राई स्पेल चल रहा है लेकिन नमी है, तो वो खतरा तो आपको पहले ही आपके महकमों ने दिया हुआ है कि वो फट सकती है, खुदा ना खास्ता। लेकिन मॉनिटरिंग अच्छी चल रही है। इतने बड़े लेवल पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पहाड़ों में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान को उसकी वजह से कोई खतरा नहीं। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एल नीनो की वजह से इस बार जो रूटीन की बारिशें उससे कम मुतवक्के हैं, और हमने देखा भी, तो अभी क्या समझा जाए, खतरा टल चुका या अभी कोई और स्पेल्स आने बाकी हैं? अभी भी अलर्ट रहना होगा, मुहतात रहना होगा? अभी ज्यादातर ड्राई स्पेल का ही कुछ इलाकों में बारिशें प्रेडिक्टेड हैं, लेकिन एल नीनो की वजह से मानसून वैसे ही डिले होके आई। आपको पता है सिंध में 61% कम बारिशें हुई, बलोचिस्तान में 40% कम हुई। तो एल नीनो ने अभी पीक करना है सितंबर अक्टूबर में। लेकिन हमेशा याद रखिए, एल नीनो जिस साल पीक करता है उस साल इतने असरात नहीं आते, उसके आने वाले साल में उसके असरात ज्यादा आते हैं। तो बारिशें, अब मानसून का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिशें फिलहाल कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या इस किस्म के मामला हो जाए, शायद सर्दी थोड़ा पहले आ जाए, लेकिन शिद्दत क्या होगी ये इतनी जल्दी कहा नहीं जा सकता। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी बारिशों का सीज़न तो ऑलमोस्ट इख्तिताम पे है, सर्दी वक्त से पहले आएगी या वक्त से थोड़ा लेट हो सकती है? देखिए, ये वेरिएबिलिटी है हमारे खित्ते में ना। नॉर्थ में हो सकता है, अभी मैं कल एक स्टडी पढ़ी थी नासा की, उसके मुताबिक नॉर्थ में जो है पाकिस्तानी खित्ते में बर्फबारी ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल, और सर्दी भी आपके नॉर्दर्न एरियाज में जल्दी आ सकती है। लेकिन कोस्टल बेल्ट में मामला बिल्कुल उलट हो सकता है। वहाँ उस तरह से आपको पता ही ना लगे, हो सकता है टेम्परेचर ओवरऑल मुल्क में जो टेम्परेचर है अबव नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाँ बर्फबारी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। खुदा न खास्ता एल नीनो अगर उस तरह से 90% कॉन्फिडेंस से पीक कर गया तो अगले साल मजीद सैलाब का खर्चा हो सकता है। लेकिन ये अभी हम लोग कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते, जब तक कि टाइम थोड़ा करीब ना आ जाए, मॉडल्स मजीद स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तभी इस बारे में कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा माहिर मौलियात हमारे साथ मौजूद थी, और उनका ये कहना है बार सर्दी ज़्यादा हो सकती है और बर्फ़बारी भी ज़्यादा हो सकती है, और ये जो तबाही नेपाल में हुई है ये एक इंसानी अलमिया तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंसान की अपनी भी कोताहियाँ शामिल हैं। टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, दुनिया के क्लाइमेट चेंजेस का सामना है, ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से अचानक जो डिज़ास्टर
डिजास्टर था, उसकी वजह से सैकड़ों लोग अमवात का शिकार हुए और हज़ारों अब भी लापता हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को इसमें किरदार अदा करने की ज़रूरत है, इसके सुधार के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज ज़िंदगियाँ गुजार सकें और इन क्राइसिस से वो बच सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक इश्यूज़ पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की, और क्रिकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि वुमेंस एशिया कप ट्रॉफी की रहनुमाई की गई है। शानदार तकरीब हुई। दुबई में होने वाली इस तकरीब में तमाम टीमों की कप्तान शरीक थीं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी। और वुमेंस एशिया कप T20 में 8 टीमें शरीक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग और मेज़बान मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE भी इसका हिस्सा है। तो वुमेंस एशिया कप के तमाम 15 मैचेस दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इवेंट का आगाज़ कल थाईलैंड और हांगकांग के मैच से होने जा रहा है। कौमी टीम अपना पहला मैच 9 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी, और रिवायती हरीफ भारत, जिसके साथ हमारे जो जज्बात हैं वो भड़क जाते हैं, यकीनी तौर पे भारतीय जो शायकीन हैं वो भी इसी तरह एक्साइटेड होते हैं पाक भारत मैच को लेके। 5 सितंबर को ये टीमें आमने सामने आने जा रही हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, और जो फाइनल है वो 10 सितंबर को होगा, दूसरा सेमीफाइनल 11 सितंबर को होगा, और 13 सितंबर बरोज़ इतवार दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। तो जो फ़ोटो शूट हुआ है बहुत ही दिलचस्प है। उसके अंदर रक्स किया गया है इन ख़ातीन की तरफ से, इन लड़कियों की तरफ से। ज़रा कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी, और दीगर ममालिक की टीम्स की जो खिलाड़ी हैं, जो कैप्टन्स हैं, वो भी पुरजोश दिखाई दी इस इवेंट में अपना मकाम पैदा करने के लिए और उसकी ट्रॉफ़ी उठाने के लिए। जनाब, ये फ़ोटोशूट तो दिलचस्प था और एंटरटेनिंग भी था यकीनी तौर पे शायकीन के लिए, लेकिन मैच में क्या होने जा रहा है रिवायती हरीफ के साथ 5 सितंबर को जो हमारा टाकरा है, उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है? सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज़कियाकार। अवैस भाई, आपको वेलकम कहेंगे। इससे पहले कि टेस्ट मैच की बात करें, ये एशिया कप की ही बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हमने अपनी जो बच्चियाँ हैं उनको माजी की गलतियों से सिखा पाए होंगे? वहाब रियाज के होते हुए क्या कोई ट्रॉफ़ी हम जीत पाएंगे, या फिर दीवाने का ख्वाब ही समझा जाए इसे? हाँ, आपने सवाल मुश्किल पहले ही उठा के फेंक दी अपनी इनिंग्स के अंदर। वहाबे वाला देखें, वुमेंस टीम की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली तवक्कुआत तो हैं। आपको पता है पिछले अगर परफॉर्मेंस की बात करें, वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भी हुए, आलिया रियाज का ड्रॉप किया गया, बहुत सी तनकीद भी हुई, सवालिया निशान भी हुआ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप रियलिटी चेक के ऊपर हैं तो मसला ये है कि हमारे पास एज सच बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वुमेंस क्रिकेट का। हम उस पर काम ज़रूर कर रहे हैं। आपने अंडर 19 वुमेंस का देखा होगा कि अब सेटअप भी अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुका हुआ है। पाकिस्तान वुमेंस ए की भी सेटअप की बात करें, लेकिन बड़ा एक अनफॉर्चुनेट एक अलमी है, क्योंकि हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जब हम बात करते हैं, वो इस साल एक सेटअप स्टार्ट कर रहे थे अपना वुमेंस लीग का, लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से उनका स्केड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आगे पीछे हुआ है। अभी तक हम वो चीज़ स्टार्ट ही नहीं कर पाए। हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस करवाए थे, उसका अच्छा बड़ा फीडबैक आपको आया, लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर कमिंग बैक टू द मैचेस, क्योंकि पहले तारीख को आपने थाईलैंड के खिलाफ खेलना है। थाईलैंड भी मुझे पता है एक्सपीरियंस वाइज पाकिस्तान एक बड़ी साइड है, एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन थाईलैंड ने बहुत जबरदस्त काम अपनी टीम के ऊपर किया हुआ है। ये दोनों मैचेस आपके जो थाईलैंड और इंडिया वाला है वो आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने फिर कहा कि आई नो कि थोड़ा सा स्क्वाड आपका डिस्टर्ब है, आपके मेन की प्लेयर्स हैं मौजूद नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात होती है, सिद्रा अमीन जैसी प्लेयर आप रखते नहीं है टीम के अंदर, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिडल ऑर्डर के अंदर चाहिए, आप उसको ड्रॉप कर देते हो स्क्वाड से। तो बहुत सी चीजें इस वक्त पाकिस्तान टीम का डिस्टर्ब जरूर आपको स्क्वाड नजर आता है, लेकिन सबकी नजरें इंडिया के खिलाफ होंगी, जो हमने बड़ा मैच खेलना है, और जो आपको पता है हमेशा अपने नर्व्स पे काबू पाएगा वही अपना मैच के अंदर। अच्छा, थाईलैंड के खिलाफ टीम आपको सुपीरियर है। अवैस भाई, पहला मैच जीतना कितना ज़रूरी है असाबी तौर पे एक बर्तरी हासिल करने के लिए? अगला फिर मैच हमारा भारत से रिवायती हरीफ, दोनों को रेट कहाँ करेंगे? दोनों टीम कितनी बैलेंस है, और क्या कंपैटिबिलिटी आपको दिखाई देती है? हम उन्हें काबू कर पाएंगे? देखिए, आपने 3 मैचेस खेलने हैं, थाईलैंड, हांगकांग और इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ आपने दूसरा मैच खेलना है। आपके सारे मैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। ये थोड़ा सा, मैं क्योंकि खुद एक नॉन टेस्ट नेशन को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, वो कहना आसान होता है कि नॉन टेस्ट नेशन है, उनके पास एज सच को फ्लेवर मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से, जीत के जो लेवल्स अपना बने हुए ICC के, उनसे ऊपर आके वो परफॉर्म करते हैं। थाईलैंड की टीम, मैंने कहा ना, रिसेंट आवर्स में उन्होंने काम बहुत अच्छा अपनी टीम के ऊपर किया है। उनका स्क्वाड आपको थोड़ा बैलेंस नजर आता है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज ऑब्वियसली पाकिस्तान आपको तगड़ी साइड नजर आएगी यहाँ पर, और एक अच्छा आपको आगाज मिल सकता है यहाँ पर। अगर आप तगड़ा परफॉर्म करते हैं, अच्छे मार्जिन से आप जीतते हैं, तो एटलीस्ट आपको पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी उसका एक फायदा आपको नजर आएगा, क्योंकि जो इंडिया का मैच है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला मैच है। हमारी लड़कियों पे थोड़ा इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो आपको एक्सपोजर आपको नजर आता है कि इंडिया को एक्सपोजर कितना मौजूद है।
उनकी आप टीम की बात करें, रॉड्रिगस जिस तरीके की फॉर्म के अंदर वो कैरी कर रही हैं, हम हरमीत कौर की आप बात करें, उस दिन कप्तानी के अंदर भी उन्होंने एक बड़ा, एक पता आपको एक सवाल उनसे हुआ हैंडशेक वाला, उन्होंने उसका बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए और हम अपने क्रिकेट से जवाब देंगे। तो ये साइकोलॉजिकल गेम्स भी आप खेलते हो टीम्स के साथ, तो पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा साइकोलॉजिकली रहना पड़ा है। फातिमा सना जो एक्सपीरियंस इस वक्त कैरी करके 100 का लेके टीम के अंदर जाएंगी, उन्होंने अभी कनाडा भी वो खेलने जा रही हैं, तो वो भी एक आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगा। फिर मैं कह रहा हूँ सिर्फ थोड़ा सा स्क्वाड आपको डिस्टर्ब जरूर लगता है पाकिस्तान का, क्योंकि आपके पास सीनियर प्लेयर्स मौजूद नहीं है, लेकिन बैकअप करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये लड़कियां अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी 5 सितंबर का जो मैच है उसके लिए आपका मशवरा क्या है? क्योंकि जिस तरह से हम सारे जानते हैं इंडिया की टीम बहुत ही तगड़ी है। 6 सितंबर को कोई तोहफा आएगा या बुरी खबर आएगी? देखिए मैंने कहा ना कि तवक्को तो डेफिनेटली होती है। हम हमेशा एक बात करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसी गेम है जिसमें आपका कैरियर बनता भी और कैरियर ख़त्म भी हो जाता है। और आपने बहुत हिस्ट्री के अंदर आपने देखे हैं ऐसे हुआ है प्लेयर्स के साथ, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है आप पे। मशवरा यही है, आपको एग्रेसिव फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने जब भी आपके खिलाफ वुमेन्स टीम की मैं बात करूँ, उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है, क्योंकि उनको पता है कि हम इनको साइकोलॉजिकली हम इनको हर्ट कर सकते हैं। इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद नहीं, क्योंकि लड़कियां इंडिया की आपको पता है टेस्ट क्रिकेट भी खेलती हैं, उनके पास फिटनेस की बात कर लें, एक्सपोजर की बात कर लें, ज़्यादा एज कम्पेयर टू अस। आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपके जो ओपनर्स हैं उनको तगड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर के अंदर किसी ना किसी बड़े प्लेयर को, जो खास करके आपका मिडल ऑर्डर में जैसे फातिमा सना मौजूद हैं, उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कहाँ पर बैटिंग करनी है। वहाब रियाज पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो चुकी है, वो भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर देना चाहेंगे। तो आप जब तक फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे ये मामला तो आप करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगती है पाकिस्तान वुमेन्स की कि गुल फिरोजा की खास करके आप बात करें, वो फॉर्म के अंदर हैं, वो अच्छा स्कोर भी करी थी वर्ल्ड कप के अंदर, पैचेस में था, बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन नजर आया कि उन पे थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट वो खेल सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईमान फातिमा की बात करें, क्या उनको खिलाया जाता है, किस पोजीशन पे खिलाया जाता है, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं उस दिन, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली फिर मैं कह रहा हूँ आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले भी इंडिया को 2 दफा शिकस्त दी है, फातिमा अपना सना मीर की अपना कप्तानी के अंदर, अब भी आप दे सकते हैं अगर आप अच्छी क्रिकेट उनके हिसाब से खेलते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इतने कम वक्त में अब जितना टाइम रह चुका है, क्रिकेट तो नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन अगर आसाबी तौर पे आप मजबूत होंगे तो मेरे ख्याल में आप बेहतर मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि प्रेशर तो दोनों टीम्स के ऊपर एक जितना ही होता है इस मैच को जीतने का। दूसरी तरफ आते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की अगर बात की जाए वैस भाई, तो पहला जो दिन था दूसरे टेस्ट का, ख़राब मौसम के बाद सिर्फ 56 ओवर्स का खेल हो सका है और 9 विकेट पर इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 248 रन बना पाए हैं। तो सीरीज़ स्पष्टी भी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान कमबैक करेगा इस दूसरी सीरीज़ में, बाबर आजम की वापसी का फ़ायदा होगा हमें। देखिए आप अगर आप एक स्टेटमेंट की बात करें ना, तो इंग्लैंड के आपने शायद जर्नलिस्टों को या इंग्लैंड के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडिया बहुत स्ट्रांग है, आपको पता हो, क्रिटिसाइज करते हुए रहता नहीं, अपनी टीम को भी हो चाहे दूसरी टीम को भी हो। उन्होंने एक बात जरूर की कि अगर हमें 3 दिन भी मिल जाते हैं तो हम पाकिस्तान को दबोच सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है दैट शोज के वो साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आप पे डालना चाह रहे हैं। एक अच्छी बात इस टेस्ट मैच के अंदर नजर आई कि ओवरकास्ट कंडीशन थी, आपके फास्ट बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने 9 खिलाड़ी आउट किया। हाँ, ये स्कोर कम हो सकता था अगर जॉर्डन कॉक्स की बात करूं, जेमी स्मिथ की बात करूं, ये पार्टनरशिप ना लगती। अगर आपने जहां 3 जल्दी खिलाड़ियों को आउट किया था, चौथी विकेट मिली, तो आप अगर आप उन पे प्रेशर डालते। 4 अब्बास ने आउट किए आपके फास्ट बॉलर्स, अली की बात करें, खुरम शहजाद, दे वर राइट ऑन द स्पॉट। 2 कैचेस आपको पता है ड्रॉप हो गए पाकिस्तान टीम से, रिजवान थोड़ा सा उनसे भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन आपको एक्टिव जरूर नजर आई। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच जो सलमान अली आगा ने पकड़ा है, वो पूरा का पूरा मोमेंटम उसने टीम का बदल दिया, जो पता है आपको वापस फ्लेवर टीम के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब आज का दिन स्टार्ट होता है तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उस रिदम को कैरी करते हुए 10-15 रन के अंदर अंदर इनको आउट करें, क्योंकि जहां पर अगर वो 300 करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा। और आपके इस वक्त जो मिडिल ऑर्डर है, क्योंकि परफॉर्म नहीं करा, आपके पास लड़के मौजूद हैं, बड़े नाम है, उनके पास एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, लेकिन मसला ये है कि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर सके इन कंडीशंस के अंदर। अपना अगर आप बात करें इस वक्त इमामुल हक की बात करें, वो भी आपको पता है सच अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, अजान अवैस भी फॉर्म में आपको नजर नहीं आते, अब्दुल्ला शफीक अकेले कितना कर लेंगे। आप साउथ शकील की बात करते हैं, वो आउट ऑफ फॉर्म है, रिजवान के ऊपर अपना प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा होगा। बाबर आजम एक स्टेटमेंट बनाना चाहेंगे क्योंकि आप इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो चीजें फिर मैंने कहा ना अनबैलेंस आपको नजर आती हैं। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली आज तगड़ा पाकिस्तान खेलता है
और अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट कम से कम 70, 80, 90 रन की पार्टनरशिप दे देता है ओपनिंग के अंदर, और मैं कहता हूं कि अगर आप 30-40 रन भी अगर आप लीड ले जाते हो इंग्लैंड से, तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए ऊपर प्रेशर डाल सकता है पाकिस्तान। तो देखने वाली बात है, क्योंकि एक है चीज कि इस पूरे मैच के अंदर बारिश जो सी है वो मजा किरकिरा करती रहेगी, तो आपको उस साइकोलॉजिकली आपको उस चीज के लिए तैयार भी रहना है कि आपके बैट्समैन ने कैसे हिकमत अमली अपनानी, क्योंकि आपने चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है जो मैच जीतने के लिए। हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमारी चौथी इनिंग्स के अंदर हमेशा बैटिंग फ्लॉप रही है, तो आपने उस स्टेटमेंट भी बनानी है। इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश क्राउड आपको देखने यहाँ पर आया हुआ है, अगर आप परफॉर्म नहीं करते आप इस सीरीज से बाहर हो जाएंगे, और आपका जो क्राउड का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सख्त आपको अगले मैच के अंदर पड़ेगा। अच्छा, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त था आपके ख्याल में? यही फैसला बनता था हमारा? देखिए, ये बेस्ट चॉइस थी, क्योंकि आप टॉस जीत के आपको फील्डिंग ही करनी थी यहाँ पर, क्योंकि इस विकेट की बात आप करें, थोड़ा सा कल अगर आप इनिशियली भी देखें तो विकेट थोड़ा सा लो जरूर रह रहा था, क्योंकि बारिश भी हुई थी, डैमेज भी होती है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन पूरे टेस्ट मैच के अंदर आपको नजर आएगी। पूरे दिन की अगर हम बात करें, 3-4 दिन की आप बात करें, आज भी शायद इंटरवल्स के ऊपर बारिश मौजूद है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बैट्समैन है खास करके वो नई बॉल को फेस कैसे करते हैं। हम बार बार आपको पता है बात करते हुए आए हैं जोफ्रा आर्चर की, क्योंकि वो एक्सटेंसिव पेस कैरी करते हैं, वो आपको शॉर्ट पिच से टेस्ट भी करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इशू है पाकिस्तान का वो इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो जब मिड ओवर्स की बात आप करते हैं तो वहां पर जो आपको शॉर्ट पिच से खास करके टेस्ट किया जाता है, जो टंग आपको पता कोशिश करते हैं कि वो हिट द डेक हार्ड करें, वहां पर पाकिस्तान स्ट्रगल फेस में आपको नजर आया, क्योंकि वो स्पिनर्स के साथ नहीं गए, वो अपनी पेस बैटरी के साथ गए कंडीशंस को देखते हुए। तो उस पर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है। बॉल आपको टिल दी एंड देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉल की मूवमेंट थोड़ी सी लेट है, अंडर द आइज आपको खेलना है, ये सारी वो चीजें हैं, हमसे बेहतर वो जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे भी है कि मैंने कहा ना कि आपको बड़े जिगरे के साथ आना पड़ेगा, आप शैलो में नहीं जा सकते, एग्रेसिव खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, उन्हीं की ज़बान में तो आप उनको सबक सिखा सकेंगे। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अवैस, और हमें उन्हीं की ज़ुबान में उनकी सरज़मीन पे उन्हें जवाब देना होगा, वरना आपको वो तरने वाला समझेंगे। और जिस तरह पहले टेस्ट में हमें शिकस्त हुई, दूसरे में खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें अच्छा खेल पेश करना है पूरे एतमाद के साथ। जाते जाते नाज़रीन आपको बताएं कि कराची में सजा है ब्राइडल फैशन फेस्टिवल, जिसमें भरपूर शिरकत की है मॉडल्स ने, और तरह तरह के उरूसी मुलबुसात पेश किए हैं, और बड़ी रेंज उनकी पेश की गई है। अभी कुछ ही दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि ब्राइडल ब्राइडल वीक की फेस्टिवल की खूबसूरत झलकियाँ आपने देखी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी हमारी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।